हेलो एवरीवन। सो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से दो प्लेयर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक स्मॉल कैप प्लेयर है केटेक्स गारमेंट्स एंड एक माइक्रो कैप प्लेयर है थॉमस स्कॉट। शॉर्ट डिस्कशन रहेगा क्योंकि दोनों कंपनीज कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है, प्लस फ्रीक्वेंटली बिजनेस अपडेट्स भी नहीं आते हैं दोनों कंपनीज के। तो जो इनके रिजल्ट आए हैं Q4 में उनके नंबर्स को डिस्कस करेंगे एंड जो और अपडेट्स वगैरह अवेलेबल है उसके बेसिस पे समझेंगे कैसा आउटलुक लगता है इन दोनों कंपनीज का। बिजनेस मॉडल डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो सबसे पहले केटेक्स गारमेंट ये कंपनी क्या करती है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन्फेंट्स के लिए, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के जो 24 मंथ्स तक के जो बेबीज होते हैं उनके लिए कंपनी ड्रेसेस वगैरह, फिर आपके जो एसेसरीज हो गए, जैसे आपका सॉक्स हो गए, आपके कैप्स वगैरह हो गए, और जो बाकी की एसेसरीज होती है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट का इनका। यूएस इनका सबसे मेन मार्केट है, तो वी नो अभी जो वो टैरिफ वाला चीजें चल रही हैं उससे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है इस बिजनेस के लिए। इस कंपनी का जो ट्रैक करने का मेन रीजन था, हमने जो आई थिंक Q2 से इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लास्ट 2-3 ईयर्स देखोगे तो बिल्कुल डेड बिजनेस पड़ा हुआ था, कुछ खास ग्रोथ नहीं था, इनफैक्ट नेगेटिव सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कंपनी ने एक बहुत बड़ा गाइडेंस दिया FY25 के लिए। मैनेजमेंट ने बोला कि FY25 में हम 1000 करोड़ का टॉप लाइन टारगेट कर रहे हैं, यानी रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 615 करोड़ के आसपास। तो अगर आप वाई लेवल पे ग्रोथ देखोगे, ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ का गाइडेंस था कंपनी का फॉर FY25। तो एकदम से जब इतना बड़ा ग्रोथ गाइडेंस कोई भी मैनेजमेंट आकर के देता है तो आई मीन ऑफ कोर्स एक आपका इंटरेस्ट बनता है उस बिजनेस की तरफ कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या उनके फेवर में जा रहा है, कहाँ से डिमांड ट्रेंड वगैरह इंप्रूव हो रहा है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ये गाइडेंस दे रहा है। एंड इसीलिए एक्चुअली हमने पर्ल ग्लोबल और जो बाकी कंपनीज है उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया, सो दैट थोड़ा सा डिमांड का अच्छा सा आइडिया हो। तो FY21 के बाद में जो FY22 और FY23 और FY24 ये जो तीन फाइनेंशियल ईयर्स है, स्पेसिफिकली FY23 और FY24, जहां पे हमने देखा कि यूएस में ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन था, रिसेशनरी का एक तरीके से पूरा माहौल था, और अक्रॉस रिटेल लेवल पे, चाहे वो फैशन रिटेलर्स हों या आपके बाकी जो रिटेलर्स हैं यूएस के अंदर, हर जगह डी स्टॉकिंग हुई है। मतलब इन्वेंट्री फ्रेश परचेज नहीं हुई है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी उनको एक तरीके से डी सेल करने पे फोकस किया गया, और जिसकी वजह से ये जितने भी एक्सपोर्टर्स थे जो इंडिया से वहां एक्सपोर्ट करते थे सबके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा था। चाहे पर्ल ग्लोबल हो या केटिस गारमेंट्स हो या आपके बाकी इंडस्ट्री में, जैसे हमने पैरामाउंट कम्युनिकेशन को देखा, हर एक इंडस्ट्री में प्लेयर्स को इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन FY24 का जो सेकंड हाफ था वहां से चीजें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होनी स्टार्ट हुई, डिमांड ट्रेंड अच्छा हुआ। यूएस का जो अप्रैल स्पेस है वहां पे 2.53% का ग्रोथ देखने को मिला। एंड इनका भी अगर आप FY24 का Q3 Q4 का रिजल्ट देखोगे तो उसमें अच्छे ग्रोथ नंबर्स देखने को मिले थे। उसी के बाद कंपनी ने FY25 के स्टार्टिंग में ये गाइडेंस दिया था। तो ये मेन डिमांड ट्रेंड था। उसके ऊपर से जो हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि चाइना प्लस वन, जहां पे बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, जैसे पर्ल ग्लोबल के कॉन कॉल में हमने देखा कि यूके का जो इंपोर्ट है वो पहले चाइना से 35% था, आज के टाइम पे सिर्फ 21% है। तो हर एक प्लेयर, हर एक बड़ा प्लेयर जो है वो चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहा है। फिर लास्ट ईयर आपका बांग्लादेश के अंदर वो अनरेस्ट हुआ, तो हालांकि उसमें अभी तक वैसी अपॉर्चुनिटी प्ले आउट हुई नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डिमांड जो है वो वहां से शिफ्ट होके दूसरे अल्टरनेट कंट्रीज की तरफ जा रही है। और वहां पे इनका केटिस गारमेंट का कहना है कि इंडिया और प्लस हमारे ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं उन सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को। इन्होंने एक डेटा भी कोट किया था कि 2023 के बेसिस पे चाइना और बांग्लादेश का अगर आप टोटल टेक्सटाइल मार्केट देखोगे तो वो $200 बिलियन के आसपास है। और ये जो सारी चीजें हुई है लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, इससे इससे इंडिया के पास में नियर टर्म में 10% वो वाला मार्केट जो है उसको कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये इन्हीं सारे बेसिस पे इन्होंने ये ग्रोथ गाइडेंस दिया है FY25 के लिए। Q3 तक हमने देखा था हर एक क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस अचीव किया। अब सबसे पहले नंबर्स देखते हैं कंपनी के Q4 में रिजल्ट कैसे आए ओवरऑल। तो नंबर्स अगर हम देखें रेवेन्यू टर्म्स में तो वाई लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, 72-73% का ग्रोथ है। 300 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है Q4 के अंदर। एंड इससे पूरे FY25 में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 986 करोड़ के आसपास हो जाता है कंपनी का फुल ईयर FY25 में। गाइडेंस था 1000 करोड़ का, अचीव किया 986 करोड़, बट ऑफ कोर्स आई मीन कोई मैथ का टेबल तो है नहीं, ऑलमोस्ट 60% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। सो एक तरीके से वही बोलेंगे गाइडेंस को अचीव किया है कंपनी ने। प्रॉब्लम क्या आया केटेक्स के रिजल्ट में कि इनके ग्रॉस मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट है। तो इनका ग्रॉस मार्जिन जो था वो लास्ट ईयर अराउंड आई थिंक 62% के आसपास था। इस बार ग्रॉस मार्जिन काफी कम हो गए हैं कंपनी के। अब
इशू ये है कि कंपनी कॉन कॉल करती नहीं है, कोई और बिजनेस अपडेट आता नहीं है। तो ये रॉ मटेरियल की वजह से हुआ है या कंपटीशन कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है या किस वजह से कंपनी ने खुद से डिस्काउंटिंग एंड ऑफ सीजन सेल जो होता है आपका जनवरी से मार्च वाला, उस किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हुआ है, तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसकी वजह से आप देखोगे बिट्टा मार्जिन भी कंपनी का जो अभी तक हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो रहा था, इस क्वार्टर में 20% से 17% का बिट्टा मार्जिन आ गया है। तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज कंपनी कैपेक्स कर रही है। तो पीबीटी आप देखोगे कंपनी का 50% के आसपास ग्रोथ है। पैट में भी वही 52% के आसपास का ग्रोथ है। सो टॉप लाइन का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है 73% का, लेकिन ग्रॉस मार्जिन में इतना बड़ा रिडक्शन है इस क्वार्टर के अंदर, और जिससे इबिट्टा मार्जिन पे भी थोड़ा सा प्रेशर आया है। उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है कंपनी को। हालांकि फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें FY25 इन कंपैरिजन टू FY24, तो आपको टॉप लाइन में दिखेगा लगभग 60% का ग्रोथ, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिला है कंपनी को। लगभग 3 टाइम के आसपास कंपनी का पैट ग्रोथ आया है पूरे साल के अंदर। बाकी इनका अगर आप बैलेंस शीट का देखोगे, सो एक सेकंड यहाँ पे बैलेंस शीट का अगर आप देखोगे तो और तो कोई इशू नहीं है रिसीवेबल्स वगैरह का, बट हाँ डेट कंपनी के इंक्रीज हुए हैं लास्ट कुछ टाइम में, डेट इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ये कंपनी अभी अपनी कैपेसिटी को डबल कर रही है। पहले तेलंगाना के अंदर जो फेज 1 इनका एक्सपेंशन था वो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो गया। आई थिंक अप्रैल में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। जो सेकंड फेज है वो आपका 2026 दिसंबर में जाके कंप्लीट होगा। तो काफी बड़ा कैपेक्स कर रही है कंपनी, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगी। इस वजह से आप देखोगे कंपनी का बोरोइंग्स वगैरह इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 ईयर के अंदर। हालांकि डेट टू इक्विटी अभी भी वन से नीचे है, प्लस कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया कंपनी का इस साल। तो आई मीन एज सच कोई ऐसा मेजर इशू लगता नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, रिसीवेबल्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, और डेट टू इक्विटी अभी भी 1 से नीचे है। इस साल इनका प्लान है कि फंड रेजिंग कर सकती है कंपनी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ आया नहीं है कि बोर्ड से अप्रूवल आ गया है या कुछ आगे डिस्कशन होगा। तो ये पूरा जो परफॉर्मेंस है वो केटिस गारमेंट का है। आई मीन अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो अभी भी ठीक है, 43-44 का पी मल्टीपल है। लेकिन जैसे हम बाकी बिजनेसेस के केसेस में देखते हैं कि हमको एक आइडिया होता है कि बिजनेस आगे क्या करने वाला है, कैसा परफॉर्म करने वाला है। अब क्योंकि इनका कोई कॉन कॉल नहीं होता, मैनेजमेंट पीपीटी रिलीज नहीं करती, तो इसका आइडिया नहीं है, इसका क्लैरिटी नहीं है कि FY26 में मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है। ग्रोथ इंजन तो 60% का है, लेकिन क्या ये ग्रोथ इंजन कंटिन्यू रहेगा, ये मार्जिन पे क्यों प्रेशर है, कब तक रह सकता है, क्या इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आरओई और इंप्रूव होगा। आई मीन इन सब चीजों की ना क्लैरिटी नहीं है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो आप एलोकेशन कैसे लोगे। आई मीन जनरली तो ऐसे केसेस में हम यही डिस्कस करते हैं कि अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसका मतलब मेरा एलोकेशन और इंक्रीज होना चाहिए। बट ऐसे केसेस में जहां पे पता नहीं है कि ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहेगी नहीं रहेगी, मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं है डिमांड वगैरह के ऊपर, तो इतने कन्विक्शन के साथ में मैं ऑफकोर्स ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं अपना एलोकेशन इंक्रीज करता जाऊं जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो वो तो इन्वेस्टिंग हुई नहीं, वो तो एक तरीके से फिर हम स्पेकुलेटिंग कर रहे हैं बिकॉज बिजनेस का आउटलुक हमको क्लियर नहीं है। तो वो चीज़ है, इसका वेट करेंगे क्योंकि हर क्वार्टर के थोड़े टाइम के बाद ये पीपीटी रिलीज करते हैं। सो लेट्स सी अगर कोई अपडेट आता है तो ऑफकोर्स उसको डिस्कस करेंगे। दूसरे बिजनेस पे डिस्कस करते हैं थॉमस स्कॉट। सो इस कंपनी को भी हमने Q2 के अराउंड ही ट्रैक करना स्टार्ट किया था। माइक्रो कैप कंपनी है ये, पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होते थे। तो ये कंपनी B2B सेगमेंट में थी, जैसे आपका रेमंड हो गया, आपका बीइंग ह्यूमन हो गया, इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए ये ड्रेसेस वगैरह बनाती थी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थी कंपनी। लेकिन आई मीन वो पूरा 5-7-10 ईयर्स का पीरियड देखोगे इस कंपनी का कुछ ग्रोथ नहीं था, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था बिजनेस। सेम इसको आप डेल्टन के जैसा कंपेयर कर सकते हो जो आज ही हमने डिस्कस किया। उसका भी कुछ खास आउटलुक था नहीं, कंपनी एक ही सेगमेंट के अंदर थी, कुछ ग्रोथ आ नहीं रहा था। जैसे उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया, वैसे थॉमस स्कॉट ने 2021 के अराउंड एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने। प्रोमोटर्स जो हैं उन्होंने खुद से कैपिटल इन्फ्यूज किया, और ये B2B मॉडल को इन्होंने D2C में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या कि इन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर खुद का ब्रांड बनाया, और ऑनलाइन चैनल्स जो होते हैं आपके मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ पे इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सर्च करोगे थॉमस स्कॉट तो इसके ब्रांड्स आते हैं, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे कंपनी सेल करती है। सो वहां से इनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिला एक्चुअली। एक तो खुद का ब्रांड बन गया आपका, और ब्रांड अगर आपका एक बार क्लिक कर जाए तो उसको स्केल करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू B2B बिजनेस में, बिकॉज वहां पे पता नहीं है कस्टमर को, कंज्यूमर को कि इस प्रोडक्ट के पीछे कौन है। जो ब्रांड बना के दे रहा है उसी को कस्टमर जानता है, तो उसका स्केल अप करना उस वाले मॉडल में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये इन्होंने 2021 के अराउंड करना स्टार्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है
2022 में इस कंपनी का जो पूरे साल का रेवेन्यू था अराउंड 32 करोड़ था, और अभी इस साल कंपनी का जो ये Q4 में रेवेन्यू आया वो 48 करोड़ है। यानी 2-3 साल पहले जो आपका पूरे साल का रेवेन्यू था उससे भी ज्यादा कंपनी आज रेवेन्यू एक क्वार्टर के अंदर अर्न करती है। तो ये हमको शो करता है कि कितना सक्सेसफुल रहा है कंपनी का ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हुआ है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, 85% का सेल्स ग्रोथ है। पूरा फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही गया है, 70%, 100%, फिर उसके बाद 80% और अभी 85% का ग्रोथ। इनका जो प्रॉब्लम आया है वो इबिट्टा मार्जिन के अंदर आया। ग्रॉस मार्जिन तो इनके इंप्रूव हुए हैं, आई थिंक ग्रॉस मार्जिन कंपनी का 42% हो गया है, पहले 35% के आसपास था, लेकिन इनके जो इबिट्टा मार्जिन है वो 17% से 14% पे आ गए हैं। तो अगेन उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये भी कोई कॉन कॉल वगैरह करते नहीं है। और इन्होंने लास्ट एनुअल रिपोर्ट से जो डेटा है अभी हमारे पास अवेलेबल, कि पिछले साल कंपनी ने अपने 3 वेयर हाउसेस और एक्सपैंड किए थे, एक बैंगलोर में, एक पुणे में, एंड आई थिंक एक और कहीं पे किया था इन्होंने। उसका मेन पर्पज ये था कि इनका स्ट्रैटेजी है जो आज ये प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें 4 से 5 डेज का टाइम लग जाता है। कस्टमर उस टाइम ड्यूरेशन, सॉरी, कंपनी उस टाइम ड्यूरेशन को 2 डेज तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, ताकि जो ये मेन बड़े बड़े सिटीज है, मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ पे एटलीस्ट हमारे कस्टमर रिटेन होना स्टार्ट हो, तभी हमारा एक ब्रांड बनेगा आगे चल के। तो बेटर सर्विस देने के लिए इन्होंने ये वेयर हाउस एक्सपैंड किया था। अब उसके बाद आगे क्या प्लान है, कोई और फर्दर अपडेट आया नहीं है। इसके अलावा एक और चीज इनके इनके फेवर में गई है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अल्फा सेलर बन गए हैं। अब अल्फा सेलर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप क्लाउड टेल देखते हो, प्लस और कई सारे प्लेयर्स हैं जो फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अल्फा सेलर है। अल्फा सेलर के बनने के बाद आपको आपको ये एडवांटेज आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखेगा। देन जो जो ये फेस्टिवल डेज आते हैं, बिग बिलियन डेज वगैरह, उसमें भी आपके पास में एडवांटेज होता है कि बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में आपके लिए जो वो जो कैटेगरीज है, कैटलॉग्स है, वो जल्दी ओपन हो जाता है। तो ये कंपनी अब बन गई है, कुछ उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कंपनी ने फुलफिल कर दिया है, तो वहां से भी मे बी इनको ये ग्रोथ में हेल्प मिल रहा है। नंबर्स अच्छे हैं इनका, क्योंकि वो कंपनी पहले टैक्स पे करती नहीं थी, अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से कर रही है, तो पैट में ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको, प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट है कंपनी का वाई वाई लेवल पे, बट पीबीटी में अच्छा ग्रोथ है, 35 से 40% का ग्रोथ है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज इनको भी नहीं मिला, बिकॉज वही मार्जिन एक तो कम हुए हैं, दूसरा कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी है। डेट का कोई इशू नहीं है इस कंपनी के ऊपर। कैश फ्लो इनका नेगेटिव है, ऑफकोर्स माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है अभी, तो जो भी कैपिटल है वो कंपनी का इन्वेंट्री में, थोड़ा बहुत रिसीवेबल में स्टक हो जाता है। लेकिन हाँ, स्केल अप उसको अभी तक अच्छा किया है कंपनी ने लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली। बस ये एक इशू है मार्जिन के ऊपर, अब वो क्यों इम्पैक्ट हुआ है, क्या सस्टेन रहेगा, वो चीज़ देखनी होगी आने वाले क्वार्टर्स में। कॉन कॉल तो होता नहीं है इनका भी। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो डील इसकी भी अच्छी लगती है, 31-32 का पी मल्टीपल है कंपनी का करेंटली, एंड अगर ये ग्रोथ मोमेंटम रहा तो रीरेटिंग तो होनी चाहिए। लेकिन वही है कि कन्विक्शन कैसे आए ऐसे बिजनेस पे एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि कुछ अपडेट है नहीं कंपनी की तरफ से, तो वही किया। आई मीन पर्सनली मैं वही कर सकता हूँ कि इनका जो आज एलोकेशन है उसी को मेंटेन करके रखूं, एंड जब तक बिजनेस का मोमेंटम चल रहा है तब तक उसको प्ले किया जाए। ऑफ कोर्स कल को अगर कुछ ज्यादा नेगेटिव लगता है बिजनेस में तो बेटर है इनको अवॉइड किया जाए। बाकी अगर और कोई अपडेट आएगा इनके तो उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।